जो आपका 9वां लेसन है उपसंयोजक यौगिक, उस लेसन की मैं आपसे सिर्फ बात करूंगा तो सिर्फ इतनी करूंगा कि इसमें आपको क्या क्या चीजें देखनी है। बात यह आ रही है कि उपसंयोजक यौगिक होते क्या हैं। देखो आपने बंध पढ़े, 11th में एक टॉपिक था बंध के प्रकार, उसमें आपने कुछ बंध पढ़े थे, ठीक है। उस बंध में आपने सबसे पहले पढ़ा था सहसंयोजक बंध क्या होता है। मैं रफ एक बार यहाँ पे आपको बताता जाता हूँ। सहसंयोजक बंध आप किसको बोलते हो। देखो यहाँ पर एक तत्व है ए और एक तत्व है बी। ए के पास एक इलेक्ट्रॉन है, बी के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ए ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया और बी ने अपना इलेक्ट्रॉन दे दिया। इन दोनों के बीच जो एकल बंध बनाओगे वो हमारा क्या कहलाता है, सहसंयोजक बंध, ठीक है। उसके अलावा आपने और कौन सा बंध पढ़ा है, चलो एक और बंध आ रहा है तो वो है हाइड्रोजन बंध। आपने पढ़ा था 11th बुक के अंदर हाइड्रोजन बंध के बारे में। आवर्त सारणी का फोन फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन, ठीक है, इन तीनों की विद्युत ऋणता इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जिसको हम बोलते हैं विद्युत ऋणता ये अधिक होती है। और ये हाइड्रोजन से जब भी बंध बनाएंगे तो फ्लोरीन हाइड्रोजन से भी बंध बना सकता है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन से बंध बना सकता है और नाइट्रोजन भी हाइड्रोजन से क्या करता है, बंध बनाता है। तो इनके बीच जो बंध बनेंगे वही आपके क्या कहलाते हैं, हाइड्रोजन बंध कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूं एक और बंध की, उसको अपन बोलते हैं धात्विक बंध, ठीक है। देखो आपने क्या करा कि दो धातु ले ली, उन धातु को अपन ने क्या करा, पिघलाया और पिघला के ना उनका मिक्सचर आपने बनाया। जैसे मैं एग्जांपल लूं पीतल, ठीक है, ये किससे मिलके बनता है, ये तांबा और जिंक से मिलके बनता है, ठीक है। तो इनके बीच में जो बंध होगा वो कौन सा होगा, इन दोनों के बीच में धात्विक बंध, ठीक है। इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक मान लो, पिताजी से हम याद कर सकते हैं। पी का मतलब होता है पीतल, ता का मतलब तांबा और जी का मतलब जिंक से याद कर लेंगे, ठीक है। उसी तरीके से एक बंध और है जिसकी अपन बात करते हैं। आज लेसन पूरा हमारा इसी पे शुरू होता है, उपसंयोजक यौगिक। इसमें हम पहले उपसंयोजक बंध की बात करेंगे। देखो उपसंयोजक बंध होता क्या है, ये सहसंयोजक बंध था इसके जैसे ही होता है। उपसंयोजक बंध में ये ए है और ये क्या है, बी है। ए के पास एक इलेक्ट्रॉन युग्म है और इसके पास इलेक्ट्रॉन की क्या है, कमी है, प्लस, ठीक है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन जब इसको देगा तो ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दिए तो हम इस एरो से इसको दिखाएंगे, इस एरो को ही बोलते हैं उपसंयोजक बंध, ठीक है। अब आपने उपसंयोजक बंध देख लिया क्या है, बस इसको ये ध्यान रखना कि इसको किससे दर्शाते हैं, एक एरो से, ठीक है। मैंने सिर्फ बंध की यहाँ पर आपसे बात करी है। अब उपसंयोजक बंध की बात करने के बाद अपन बात करते हैं कि ये लेसन शुरू कहां से होता है, ठीक। अब सबसे पहले हम बात करते हैं उपसंयोजक यौगिक में योगात्मक यौगिक की, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एडिशन कंपाउंड। देखो बच्चों इसका एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, ठीक है। क्वेश्चन आता है योगात्मक यौगिक कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक होता है द्विकुलवन जिसको हम बोलते हैं डबल सॉल्ट, एक होता है उपसंयोजक यौगिक जिसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। मतलब लेसन तो ये है, हमें ये पढ़ना है, मगर क्वेश्चन यहाँ से भी हमसे पूछा गया है आरबीएससी के अंदर ही, ठीक है। और क्वेश्चन कैसे पूछा गया है, तो मैं दो क्वेश्चन अभी आपको बोल के बता देता हूँ कि एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा गया है कि द्विकुलवन क्या होते हैं, उदाहरण दो, ठीक है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि द्विकुलवन व उपसंयोजक यौगिक में अंतर लिखिए, ठीक है। अब देखिए द्विकुलवन की हम बात करते हैं। सबसे पहले द्विकुलवन के बारे में अपन बोले तो इसके लिए बोलेंगे कि ये मिलाए गए लवण इसमें सभी समान अनुपात में होते हैं, ठीक है। सेकंड पॉइंट हम बोलेंगे इसके लवण जो होते हैं वो आयनिक प्रकृति के होते हैं। इसके एग्जांपल से सारी थ्योरी समझ आ जाएगी, एक और सिर्फ थ्योरी पढ़नी है। थर्ड पॉइंट है जलीय विलयन में अपने ये समस्त आयनों का परीक्षण देते हैं। और फोर्थ पॉइंट है जलीय विलयन में अपनी पहचान खो देते हैं, ठीक है। आरबीएससी के अंदर हमसे पूछा गया है इनके एग्जाम्पल, ये तीनों ही एग्जाम्पल आरबीएससी ने एक एक बार पूछ लिए, ठीक है। जिसमें से एक एग्जाम्पल है ये वाला और ये वाला, ये दोनों एग्जाम्पल आपसे कंपटीशन में पूछा गया है, तो उसके अकॉर्डिंग हमको तैयारी करनी
देखनी है। तो सबसे पहला एग्जांपल है कार्नेलाइट का। कार्नेलाइट का फॉर्मूला होता है KCl.MgCl2.6H2O। अब इसकी थ्योरी की बात करते हैं। इसमें KCl और MgCl2 समानुपात में मिलाए जाते हैं और ये आयनिक प्रकृति के होते हैं। आयनिक का मतलब ये टूटेंगे तो प्लस माइनस यहाँ पे मिलेगा हमें। तीसरा पॉइंट, जलीय विलयन में अपने समस्त आयनों का परीक्षण देते हैं, मतलब ये सॉलिड होगा, इसको जैसे पानी में घोलोगे और उस पानी के आयनों का आप टेस्ट लगाओगे तो उस पानी के आयन में आपको K+ भी मिलेगा, Mg+2 भी मिलेगा और Cl- भी मिलेगा। ठीक है। फोर्थ है, जलीय विलयन में अपनी पहचान ये क्या करते हैं, खो देते हैं, मतलब ये जिस चीज से मिले हैं, जिस चीज से मिलकर बने हैं, पानी में जैसे ही घोलोगे तो ये प्रोडक्ट पूरा ये नहीं रहेगा। ठीक है। जबकि होगा क्या कि ये पानी में घुलने के बाद इन अपने आयनों का टेस्ट देना क्या करेगा, शुरू करेगा, मतलब है ये सॉलिड, घुलने के बाद ये पानी के अंदर मिक्स हो जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा कि ये जो पानी में मिक्स हुआ है, तो सॉलिड में आप अलग से इसको डिफरेंस नहीं कर पाओगे। तो होता क्या है, जैसे इसको पानी में आप घोलोगे तो ये अपने को आयनों का परीक्षण देगा, K+ का, Cl- का और Mg+2 का। तो आपसे इसका कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है, पूछेंगे कार्नेलाइट कितने आयनों का परीक्षण देता है, 3 आयनों का। कौन कौन से आयनों का देता है, पोटेशियम का, मैग्नीशियम का और क्लोराइड आयन का। ओके। ऐसे दूसरा एग्जांपल है मोहर लवण। मोहर लवण का फॉर्मूला होता है FeSO4.NH4 2SO4.6H2O। जब ये पानी में घुलेगा, ये पानी में घुलेगा तो ये आपको देगा Fe+2 SO4-2 NH4+, 3 आयनों का परीक्षण। ऐसे फिटकरी आप सबने देखी है, जिसको हम पोटास एलम भी बोलते हैं। फिटकरी का फॉर्मूला है K2SO4.Al2SO4 जैसे फिटकरी को पानी में घोलोगे, उस पानी का आप आयन का टेस्ट लगाओ लैब में ले जाके, तो इसमें K+ भी मिलेगा, SO4-2 भी मिलेगा और Al+3 भी मिलेगा। ये तीनों आयन का ये क्या करेंगे, परीक्षण देंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, द्विक लवण। तो क्वेश्चन पूछा गया द्विक लवण क्या होते हैं समझाइए, तो 4 ये पॉइंट लिख के एग्जांपल लिखना है। हो सकता है ऐसे पूछ ले, फिटकरी का फॉर्मूला लिखो, मोहर लवण का फॉर्मूला लिखो, क्योंकि आधे नंबर के 8-10 क्वेश्चन आधे नंबर के भी आते हैं, उनमें ये फॉर्मूला पूछ सकते हैं। ओके। उसके बाद अपन बात करते हैं उपसंयोजक यौगिक की। देखो, एक तो डिफरेंस तो पूछा ही गया आरबीएससी में, द्विक लवण में उपसंयोजक यौगिक में डिफरेंस क्या होता है। अब हम उपसंयोजक यौगिक की बात करें तो फर्स्ट, मिलाए गए जो लवण होते हैं वो भिन्न अनुपात में मिलाए जाते हैं, मतलब समान भी हो सकते हैं और भिन्न भी हो सकते हैं। सेकंड पॉइंट है, ये उपसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। मैंने आपको पिछले लेक्चर में इसके इंट्रोडक्शन में बताया था कि उपसंयोजक बंध कौन सा होता है, जिसको हम एरो से दिखाते हैं। इसमें एक तत्व के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होती है, एक के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। ये दोनों इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो यहाँ पे एक तीर बना के दिखाएंगे, मतलब ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दिए। ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन युग्म होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा जब दिया जाएगा तो तीर बना के दिखाओगे, उसी को हम बोलते हैं उपसंयोजक बंध। ठीक है। इसके अंदर क्या होगा, ये उपसंयोजक बंध से जुड़े होते हैं। जलीय विलयन में समस्त आयन का परीक्षण नहीं देते और जलीय विलयन में ये अपनी पहचान भी क्या बनाए रखते हैं, मतलब ये एक कंपाउंड है, इसका नाम मैं आपको IUPAC नाम में कराऊंगा NiCO4 और CuNH3 4+2। जैसे पानी के अंदर इनको घोलेंगे तो ये ऐसे के ऐसे ही रहेंगे, बड़े ब्रैकेट के अंदर उपसंयोजक यौगिक को लिखते हैं। ये अपने आयनों का परीक्षण नहीं देंगे, मतलब ये दो चीज से मिलके बने हैं तो पानी के अंदर आप इसका टेस्ट नहीं लगा सकते, ये भी दो चीज से मिलके बने हैं तो पानी में आप इसका टेस्ट नहीं लगा सकते। ये होते हैं आपके उपसंयोजक यौगिक। तो बस इसके क्वेश्चन को मैं बता देता हूं, आपको क्वेश्चन जरूर ध्यान रखना है। इसके क्वेश्चन को आप साथ साथ नोट करोगे, इसके नोट्स बनाना चाहो तो नोट्स भी बनाओ। ठीक है। और वीडियो को जितनी ज्यादा बार देखोगे ये टॉपिक उतना ही याद होगा, बहुत इजी टॉपिक है। अब बात कर रहा हूं मैं इसके क्वेश्चन के क्या क्या आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसका आता है, द्विक लवण क्या है, द्विक लवण क्या है, उदाहरण दो। सेकंड क्वेश्चन, फिटकरी व मोहर लवण का सूत्र लिखो। थर्ड क्वेश्चन आता है, वो पूछता है आपसे द्विक लवण व उपसंयोजक यौगिक में अंतर।
ये 3 क्वेश्चन इस टॉपिक में से बनते हैं और ये तीनों क्वेश्चन आपसे एक बार आरबीएससी में पूछे हुए क्वेश्चन है। हो जाएगा इतना। अब देखो अपन उसके बाद बात करते हैं उपसंयोजक यौगिक को हम कैसे दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि एक उपसंयोजक यौगिक में कौन कौन से भाग होते हैं। उपसंयोजक यौगिक में कौन कौन से भाग होते हैं। देखो मैंने एक एग्जांपल लिया K4FeCN6। ठीक है, इसमें कौन सी चीज क्या होती है। देखो आगे बड़े ब्रैकेट के आगे अगर कुछ भी लिखा हुआ है वो हमेशा क्या होता है, धनायन। वो हमेशा क्या होगा, धनायन। और ये बड़ा ब्रैकेट अब हमारा क्या कहलाएगा, ऋणायन। ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको ऐसे मिले, मान लो बड़ा ब्रैकेट यहाँ पर है और यहाँ पर कोई भी तत्व जुड़ा हुआ है, तो ये बड़ा ब्रैकेट हमारा कहलाएगा धनायन और ये हमारा क्या कहलाएगा, ऋणायन। सिंपल सी बात बोलूं तो आगे जो भी चीज लिखी है उसको धनायन बोल देना, पीछे जो भी चीज लिखी है उसको क्या बोलोगे, ऋणायन बोलोगे। ठीक है। अब देखो इसमें ये Fe है, इसको बोलते हैं केंद्रीय धातु परमाणु, सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, इसको बोलते हैं लिगैंड। ठीक है, केंद्रीय धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्राही की तरह कार्य करते हैं, लिगैंड यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दाता की तरह कार्य करते हैं। इलेक्ट्रॉन दाता का मतलब है ये ए लिगैंड है, ये बी इलेक्ट्रॉन ग्राही है, ए ने बी को इलेक्ट्रॉन दे दिए तो आपने ऐसे एरो बना के दिखाया, तो ये इलेक्ट्रॉन दाता है, लिगेंड है, ये बी इलेक्ट्रॉन ग्राही हो गया। ठीक है, उसके बाद इसको बोलते हैं उपसंयोजक संख्या। मतलब यहाँ पे कोई भी संख्या लिखी होगी वो क्या कहलाएगी, उपसंयोजक संख्या। मतलब केंद्रीय धातु के साथ जितने भी एकल बंध बन रहे हैं उन्हीं को हम बोलते हैं उपसंयोजक संख्या। ठीक है, इसको तोड़ने के बाद यहां पर जो भी आवेश आएगा तो वो यहां पे हमारा आवेश ही कहलाएगा इसके ऊपर। ठीक है, इस पूरे बड़े ब्रैकेट को यहां पे लिख देता हूं मैं, इस पूरे बड़े ब्रैकेट को हम बोलते हैं समन्वय परिसर। और धनायन और ऋणायन मिला के ये पूरा कहलाता है आयनिक परिसर। ये छोटी मोटी चीजें हैं जो हमको पता होनी चाहिए, नाम कम से कम। ठीक है, दोबारा देख लो, आगे जो भी चीज होगी वो धनायन होगा। यहाँ पर धातु है तो उसको बोलेंगे केंद्रीय धातु परमाणु, इसको बोलेंगे लिगैंड। ये है लिगैंड की संख्या जिसको हम उपसंयोजक संख्या बोलते हैं। केंद्रीय धातु परमाणु इलेक्ट्रॉन ग्राही होता है, लिगैंड इलेक्ट्रॉन दाता होते हैं। ठीक है, बड़ा ब्रैकेट है, इस पूरा ऋणायन हो गया, ये धनायन हो गया। बड़े ब्रैकेट के ऊपर अगर कोई भी आवेश आ रहा है धनायन या ऋणायन में आएगा उसको हम आवेश ही बोलेंगे। ठीक है, और इस पूरे को बड़े ब्रैकेट को हम बोलेंगे समन्वय परिसर, तथा धनायन जब साथ में इंक्लूड हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे आयनिक परिसर। ओके, आज के लिए इतना ही कराता हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का नेक्स्ट टॉपिक कराऊंगा। थैंक यू।